क्या कारण है कि स्वतंत्र भारत में लगातार जेलों में दलितों और मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है? क्या कारण है कि दलितों और मुस्लिमों की संख्या न केवल बढ़ाए जा रहे हैं बल्कि उनसे जेल के अंदर दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं? क्या कारण है कि आज जब उपचुनाव रामपुर में हो रहा है, आपने देखा वो दृश्य कल का कि दलितों और मुस्लिमों के घरों में मोहल्लों को पुलिस फोर्स ने घेर लिया। तो क्या संविधान बनाने वालों ने, देश को स्वतंत्र कराने वालों ने, देश के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने वालों ने यही सपना देखा था क्या यही सपना देखा था हमने कि हमारे लोग 10-10 साल 20-20 साल जेलों में बंद रहेंगे और बाद के दिनों में उन्हें निर्दोष बताकर वापस उस समाज में भेज दिया जाएगा? क्या वो मुंह दिखाएंगे समाज को जिनको आपने आतंकवादी कहकर, जिनको आपने अलगाववादी कहकर, जिनको आपने देशद्रोही कहकर, जिनको आपने समाज का दुश्मन कहकर, जिनको आपने संविधान का दुश्मन कहकर जेलों में बंद कर दिया? आपने उनके पक्ष को सुनने में 15 से 20 वर्ष क्यों लगाए? इसलिए हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदया महामहिम मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद उनका चुनाव हुआ है इसलिए कि वो मौजूदा सरकार के हाँ में हाँ मिलाएंगी, लेकिन हम लोग आशान्वित हैं कि वो उस समाज से आती हैं, उस वर्ग से आती हैं जिस वर्ग को अभी तक न्याय और अधिकार नहीं मिला है। उस वर्ग के लोगों के ज़मीनों को सरकार कौड़ी के भाव में छीनकर पूंजीपतियों को दे रही है। हमें लगता है कि महामहिम महोदया अपने समाज की इस पीड़ा को समझ रही हैं, इसीलिए महामहिम ने मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में साफ शब्दों में ये कह दिया कि जेल में जो लोग हैं उसकी समीक्षा अब होनी चाहिए और नए जेलों के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जेल में बंद लोगों के तमाम मामलों को शीघ्रता के साथ, तत्परता के साथ सुना जाए, उनके पक्ष को समझा जाए और अगर वो निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं, तो उन्हें फौरन जेल से बाहर भी किया जाए। देखिए ये बात सच है, 1-2 बार नहीं, कई बार ऐसी खबरें आई, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष की बात भी आई कि 25 वर्ष के बाद उन्हें न्यायालय ने बरी कर दिया सबूतों के अभाव में। अरे भाई वो कौन से सबूत हैं जिसको मैंने समझने में 25 वर्ष लग रहे हैं? एक अगर 25 साल का लड़का इस तरह की गतिविधियों में संदिग्धता के आधार पर अगर शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है और उसे 15 वर्षों के बाद अगर आप निर्दोष भी साबित कर देते हैं तो सवाल तो ये पैदा होगा कि उसकी तो आयु समाप्त हो गई। वो 25 वर्ष में वो कमा रहा था, उसके कई सपने थे, उसकी योजनाएं थी, उसको कुछ करना था देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। वो तो न परिवार के लिए कर सका, न समाज के लिए कर सका, न देश के लिए कर सका। इसलिए ये चिंता का विषय है और मैं धन्यवाद देता हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कि उन्होंने इस चिंता को प्रकट किया है, वो भी प्रधानमंत्री जी के सामने और चीफ जस्टिस जी के सामने। इसलिए हम लोग खुश हैं और हमें लग रहा है कि लोकतंत्र में कहीं से तो आवाज़ उठ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री बार बार ये बयान दे रहे थे कि हमें नए जेलों का निर्माण करना, हमें डिटेंशन सेंटर बनाना है। महामहिम के संबोधन में जो बातें सामने आई उसने ये बात स्पष्ट कर दिया कि जेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जेलों को खाली करने की ज़रूरत है, समीक्षा करने की ज़रूरत। वो निर्दोष। आप ये देखिए कि न्यायपालिका की जो स्थिति है इस समय, लाखों नहीं, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो कई करोड़ ऐसे मुकदमे हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ तारीख ही मिलता है और कुछ भी नहीं मिल पाता। और लाखों मुकदमे ऐसे हैं, सेंसिटिव हैं, उसके परिवार के लोग भटक रहे हैं, परेशान हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, वकील के पीछे अपने चप्पल घिस रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को, उनके पक्ष को गंभीरता से कभी भी सुना नहीं जा रहा है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। स्वतंत्र भारत में जिस कल्पना के साथ, जिस सपने के साथ लोगों ने अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जो 1949 से पहले की जो सरकारें रही भारत में, जो इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया गया, चाहे वो फिरंगियों की हो, अंग्रेज़ों की, चाहे वो विदेशी मुस्लिम शासकों की हो या हिंदू राजाओं की हो, लोकतंत्र शब्द तो किसी ने सुना नहीं था। बादशाह सलामत का हुक्म हुआ और काम हो गया। लेकिन जब बात ये आई कि हम सब लोग विदेशियों से मुक्त होंगे,
और स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा। तो स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम में जब बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन हुआ और तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर लगातार चर्चाओं के बाद जो नतीजा 26 नवंबर 1949 को एक संपूर्ण संविधान जिसमें भारत के समस्त नागरिक, समस्त धर्म पर आस्था रखने वालों, समस्त जातियों, समस्त भाषाओं और भारत के किसी भी कोने में, चाहे वो जंगलों में क्यों न रहता हो, जिसे आप आदिवासी कहते हैं, उनके भी हित की रक्षा उसमें की गई, उसको भी संरक्षित किया गया। आज हम लोग रामलीला मैदान में इसीलिए आए हैं कि न्याय और अधिकार ये दो ऐसे शब्द हैं कि न्याय पर सीधे सीधे हमला हो रहा। न्याय पाने के लिए लोग अपना सब कुछ गवा बैठ रहे हैं, मगर वो न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा और अधिकार तो सबके छीने जा रहे हैं। लोकतंत्र का हरण हो रहा है। तमाम जो दृश्य आ रहे हैं सामने, मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा, अभी जो उपचुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन में अभी जो रामपुर से खबरें आई हैं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, वो दृश्य बहुत विचलित करने वाला है। मुझे लगता है कि देश के लोगों को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है। ऐसा इस देश में कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी होगा। सरवर जी, आपको नहीं लगता न्यायपालिका पे और सरकार पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है राष्ट्रपति जी? देखिए, हमारा आज इस सम्मेलन में यही मांग है, न्यायपालिका में जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक न्याय की हम संपूर्ण उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है और इससे व्यक्ति विशेष की नियुक्ति होती है। उसके दादा थे, परदादा थे, फिर बेटा हो गए। अभी 3-4 ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जिनके पहले पिता भी मुख्य न्यायाधीश थे। फिर उसके बाद आपको रंगनाथ मिश्रा जी का आपने नाम सुना, बहुत प्रसिद्ध चेहरे रहे हैं, कमीशन भी बना उनके नाम से, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, उनके बेटा भी बन गए चीफ जस्टिस। अभी जो चीफ जस्टिस हैं इनके विषय में भी आप जानिए। तो ये जो नियुक्तियां हो रही हैं ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन हो और उसमें न्यायपालिका में आरक्षण की पूरी व्यवस्था हो। कब? अब इतने दिनों में 75 वर्षों में भारत का अगर SC और ST मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सका तो क्यों नहीं बन सका, ये प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात है कि आप अगर 25 और 30 जज हैं, आप ढूंढ लीजिए, आप जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य जो न्यायाधीश हैं उनमें कितने SC हैं, कितने OBC हैं, कितने ST हैं, ये एक सवाल है। जब तक इसमें आरक्षण नहीं होगा, न्यायपालिका में आरक्षण, जो निजीकरण की ओर सरकार बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इससे आरक्षण ऑटोमेटिकली खत्म हो रहा। अब रेलवे मान लीजिए सरकारी है, अब उसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। अब रेलवे को जब निजी हाथों में आप देंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो गया। अडानी अंबानी तय करेंगे किसको रखना किसको नहीं रखना। अब ये देश अगर पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा तो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात है। मतलब साफ है कि हम फिर उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं।